हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि रहेंगे हमारे क्लास 6 से 10 तक। ठीक है, इन क्वेश्चंस का एक बेनिफिट तो हमारा ये रहेगा कि जो हमारे क्लास के एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम होंगे उसमें ये जो वो 100% जो वो आते हैं। दूसरा, इसमें जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो हमारे क्लास वाइज हो या हमारे स्कूल के हों या फिर आगे जब भी हम अपने फ्यूचर में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करेंगे उसमें भी ये क्या करेंगे, हमारी काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, पढ़ना है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगे कि जो कन्फ्लिक्ट पैदा करे या आपको लगे कि आंसर गलत हो सकता है तो वो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, नेम द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दैट डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव वर्क। इनमें से उस जोड़े को पहचानिए जिसका भोजन के पाचन में कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, और ये ऑप्शन आर, ऑप्शन ए ग्रसिका, बृहदांत्र, मलाशय, ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ऑप्शन बी मुख गुहिका, बृहदांत्र और मलाशय ओरल कैविटी, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। ऑप्शन सी मुख गुहिका, ग्रसिका, मलाशय, ओरल कैविटी, ओइसोफेगस, रेक्टम। और ऑप्शन डी है आपका मुख गुहिका, ग्रसिका और बृहदांत्र, माउथ कैविटी, ओइसोफेगस और कोलोन। ठीक है, तो देखो इसमें जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए ग्रसिका, बृहदांत्र और मलाशय, ओइसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम। ठीक है, तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट जो है वो डिस्कस किया है। तो इसमें जो ग्रसिका या ओइसोफेगस है उस वो क्या करता है, माउथ से जो भोजन है उसको कहाँ तक पहुँचाता है, आमाशय तक। इसकी कोई भी पाचन की जो क्रिया है यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको बृहदांत्र या बड़ी आंत कहा जाता है, यहाँ पे भी सिर्फ भोजन से क्या किया जाता है, जो पानी उसमें बचा होता है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है। कोई भी पाचन की क्रिया यहाँ पे नहीं होती है। और रेक्टम तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे कोई भी पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लिटमस पेपर निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस पेपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी लाइकन काई, ऑप्शन सी अलगी शैवाल, ऑप्शन डी फंगस या फफूंद। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी लाइकन या काई। ठीक है, ये जो हमारा लिटमस पेपर है वो लाइकन से जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको लैब में यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है वो पीएच का पता लगा सके। ठीक है, और ये लाइकन बनता कैसे है, ये बनता है हमारा फफूंद और शैवाल, एल्गी और फंगस की एसोसिएशन से बनता है। ठीक है जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा हमारा, कौन सी ग्रंथि अंतस्त्रावी व बाह्यस्त्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। विच ग्लैंड इज नोन एज मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ग्लैंड है, योर ऑप्शंस आर यकृत, लिवर, बी अग्नाशय पैनक्रियाज या एड्रेनल। ठीक है, तो इसमें से जो हमारी मिक्स ग्लैंड है जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह कार्य करती है वो कौन सी है, अग्नाशय पैनक्रियाज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी द स्टडी ऑफ उत्तक के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू, मछली के अध्ययन को, स्टडी ऑफ फिश, या ऑप्शन सी कोशिका के अध्ययन को। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, या मधुमक्खी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ बीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, उत्तक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 5, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हार्मोन इंसुलिन। हार्मोन इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है। ये ऑप्शन आ कॉपर, आयरन, ऑप्शन सी जिंक और ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी जिंक। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपने मेरे को और बताना है कि हार्मोन इंसुलिन किस जो है वो ग्रंथि ग्लैंड से निकलता है, ये आपने मेरे को जो है वो कमेंट में बताना है क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या इम्पल्स। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। मानव कान का कौन सा भाग ध्वनि कंपनों को विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित करता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी एयरड्रम जिसको कर्णपटल बोलते हैं, ऑप्शन सी कोक्लिया जिसको कर्णावर्त बोलते हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो जो हमारे कंपन जो होते हैं उनको जो है वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें कौन कन्वर्ट करता है, ऑप्शन सी
कोक्लिया या करना बर्थ। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। गैलेना इज एन ओर ऑफ, गैलेना किसका एक अयस्क है? आपके ऑप्शन है लोहा, आयरन, लेड, सीसा, एल्युमिनियम या मरकरी, पारा। तो ये जो राइट आंसर है, गैलेना इज एन ओर ऑफ लेड, दैट इज सीसा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो 8वां क्वेश्चन है, when sulfuric acid react with barium chloride then a white precipitate is formed, that white precipitate is, जब सल्फ्यूरिक अम्ल बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो एक सफ़ेद अपक्षेपण का निर्माण होता है। बे अक्षेपण है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट, ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड या HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो क्या बनेगा? ऑप्शन क्या रहेगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन बी बेरियम सल्फेट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको आप करें तो ये आप जो अब वो मेरे को फिर से कमेंट में बता सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड कैसे प्लस जो अब H2SO4 मिलेगा तो कैसे बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो अब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आउट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स विच वन इज नोट अ मेटल। इसमें से आपने बताना है कि यहाँ पे सारे जो अब वो आपको जो अब वो धातु दी है तो इसमें से सिर्फ एक जो अब वो अधातु दी होगी उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो ऑप्शन है आपके कॉपर, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी आयोडीन। ठीक है। तो अगर हम कॉपर, लिथियम और क्रोमियम की बात करें तो ये तीनों क्या है? मेटल्स हैं, धातु हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? आयोडीन, जो कि क्या है? एक नॉन मेटल अधातु है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CO CH3। ठीक है। CH3COCH3 में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित है? पहले तो आप इसको भी मेरे को बताएंगे कि CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या होगा। ठीक है। तो इसमें कौन सा जो अब वो प्रकार्यात्मक समूह है जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? ऑप्शन ए अल्कोहल, ऑप्शन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑप्शन सी कीटोन, ऑप्शन डी एल्डिहाइड। ठीक है। तो कौन सा है यहाँ पे? CO। और CO कौन सा जो अब वो प्रकार्यात्मक समूह होता है? कीटोन। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ Na2S2O3 डॉट 5S2O इज। ठीक है। इसमें Na2S2O3 डॉट 5 H2O का मोलर या आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो देखो इसको कैसे हम जो अब वो निकालते हैं, जैसे सोडियम है, ठीक है, इसका जो हमारी परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, उसको जो अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है। जैसे सोडियम का कितना होता है? 22.5 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर सल्फर का 32, उसको 2 से, ऑक्सीजन का 16, उसको 3 से, वैसे ही जल का एक का कितना होता है? उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल जब उन सब को प्लस करेंगे तब निकलता है हमारा आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जो हमने किया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 248 AMU। ठीक है। तो उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट इसकी जो वो इकाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A boy standing in front of a plane mirror at a distance of 4.1 centimeter from it. What is the distance between boy and his image? ठीक है। एक लड़का है जो एक समतल दर्पण के सामने 4.1 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो उस लड़के और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी? सिंपल क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर 2.1, 4.1, 16.4 या डी 8.2। जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 8.2, 8.2 सेंटीमीटर। देखो क्या होता है, जहाँ पे ये मान लो दर्पण है, समतल बर्तन, यहाँ पे जो है वो बॉयस जो है वो लड़का खड़ा हुआ है और इसके बीच कितनी दूरी है? 4.1 सेंटीमीटर। देखो जो हमारी इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनती है, वो उतनी ही पीछे बनेगी जितनी वो जो है वो दर्पण से दूरी पे खड़ा है। तो 4.1 जो है वो उसकी दूरी है, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो उतनी ही उससे पीछे बनेगी। मतलब 4.1 प्लस 4.1 कितना हो जाएगा? 8.2। राइट आंसर क्या रहेगा? 8.2। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ सन और वेरी हाई टेम्परेचर रेंज। ठीक है। बड़े उच्च ताप को मेज़र करने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है। बहुत ज़्यादा जो हाई टेम्परेचर होते हैं उसको मेज़र कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आर लेबोरेटरी थर्मामीटर,
सेकंड वन पायरोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर और ऑप्शन डी बैरोमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? पायरोमीटर। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको पता है ये कहाँ से कहाँ तक -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के तापमान को माप सकता है। हाइग्रोमीटर किसके लिए जो वो यूज़ किया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बैरोमीटर आपको पता है वायु दाब मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पायरोमीटर बड़े हाई जो टेम्परेचर होते हैं उनको, तो जैसे सूर्य के जो टेम्परेचर है उसको अगर मेज़र करना हो फॉर एग्जांपल, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पायरोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ जूल कंटेन्ड इन 1 किलो हावर वाट। 1 किलो हावर वाट में कुल कितने जूल होते हैं? आपके ऑप्शन है 36 गुणा 10 की घात 5 जूल, उसके बाद 3 गुणा 6 गुणा 10 की घात 17 जूल, 36 मल्टीप्लाई 10 की घात 8 जूल, या ऑप्शन डी 3.7 गुणा 10 की घात जो है वो 7 जूल। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 36 मल्टीप्लाई 10⁵ ऑप्शन ए इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। तो क्वेश्चन है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना? ठीक है, तो आपको पता है जो हमारी ह्यूमन आई होती है वहाँ पे इमेज कहाँ पे बनती है? रेटिना पे। तो उसका नेचर कैसा होता है? ये ऑप्शन आर वास्तविक धुंधला, रियल ब्लड, सीधा धुंधला, इरेक्ट ब्लड, या वास्तविक और सीधा, रियल और डायरेक्ट, या वास्तविक एवं उल्टा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट? वो रहेगा आपका ऑप्शन डी वास्तविक एवं उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वास्तविक बनता है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, जिसको बाद में जो वो हमारे ब्रेन के द्वारा उसको क्या किया जाता है? सीधा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर सेम एट टेम्परेचर। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल कितने डिग्री पर बराबर होती है? ठीक है, ऑप्शन है 40 डिग्री, ऑप्शन बी 273 डिग्री, ऑप्शन सी -40 डिग्री, और ऑप्शन डी -273 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी -40 डिग्री। -40 डिग्री पे हमारी जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल है वो क्या रहती है? बराबर रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? व्हाट इज़ द फर्स्ट नेम गिवन बाय साइंटिस्ट टू द कोरोना वायरस? ठीक है, ये ऑप्शंस आर कोविड-1, सार्स कोव 2, या ऑप्शन सी चाइना वायरस, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। ठीक है, तो इसको सबसे पहले किस नाम से जो अब वो वैज्ञानिकों ने बोला था? तो वो था सार्स कोव 2। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी आपने मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी? ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? योर ऑप्शंस आर जरक, दूसरा है एंडी नेड, या सी सुश्रुता, या आपका नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सुश्रुता, ऑप्शन सी। सुश्रुता को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। दुधवा नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ कहाँ पे है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वो दुधवा नेशनल पार्क है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच हु इज नोन एज टाइगर मैन ऑफ इंडिया? ठीक है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी कैलाश सांखला, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी आचार्य संजीव। तो राइट आंसर क्या है? टाइगर मैन किसको बोला जाता है? कैलाश सांखला को जो है वो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि जो वो आपको समझ नहीं आया, या आपको लगता है कि इसका आंसर कुछ और हो सकता है, वो आपने मेरे को कमेंट में बताना है। थैंक यू।